सुडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स इन बाइनरी ट्री लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन है। आओ सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अपन को दे रखा है एक बाइनरी ट्री जिसके अंदर टोटल वैल्यूज हो सकती है 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो हर बाइनरी नोड की वैल्यू होगी या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज़्यादा और इससे कम कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती है। अब अपन को निकालना है कि कितने इसके अंदर सुडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स है, ठीक है, या सुडो पैलिंड्रोमिक पेयर्स है इसमें। अब एक सुडो पैलिंड्रोमिक पाथ वो पाथ होता है रूट से लेकर लीफ नोड तक अगर उसका कोई सा कॉम्बिनेशन पैलिंड्रोम बनता है तो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बाइनरी ट्री है और यहाँ पे अपन को एक पाथ दे के रखा है 2 1 1। तो 2 1 1 का एक कॉम्बिनेशन होता है 1 2 1 और ये कॉम्बिनेशन को अपन पैलिंड्रोम बोल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन को अपन बोल सकते हैं कि ये एक पैलिंड्रोमिक पेयर है। तो इसके अंदर एक पाथ हो गया है सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ, है ना, या सूडो पैलिंड्रोमिक पेयर एक ये बन गई है। सिमिलरली अगर मैं इस पाथ की बात करूं 2 3 3, तो इसका भी एक अरेंजमेंट जो कि होगा 3 2 3, ये अरेंजमेंट एक पैलिंड्रोमिक पाथ है। जैसे यहाँ पे था 1 2 1, बट अगर मैं बात करूँ 2 3 1 की, तो ये पाथ को मैं कितना भी रीअरेंज कर लूँ ये पैलिंड्रोम नहीं बन सकता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अपने पास आंसर आ जाएगा 2। अपने पास टोटल 2 पाथ से, एक तो ये और एक तो ये। ठीक है, तो अपन को बस ये फाइंड करना है कि टोटल पैलिंड्रोमिक पाथ्स कितने हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर अपन थोड़ा सा और वेरिएशन लाए, वो है कि अगर 1 का एक लेफ्ट नोड भी हो और वो नोड की वैल्यू हो लेट्स से 2 या 1 कुछ भी, तो एक ये वाला पाथ भी है जो बन सकता है पैलिंड्रोम। 2 1 2 वाला पाथ भी बन सकता है पैलिंड्रोम। तो ये एक और वेरिएशन है जो अपन ला सकते हैं इस क्वेश्चन में समझने के लिए। ठीक है, और सिमिलरली अपन इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके नीचे लेट्स से अगर एक और 1 होता तो स्टिल ये पैलिंड्रोम ही होता 2 1 2 1। हमेशा अपन को एक चीज़ याद रखनी है, अपन को हमेशा रूट से लेकर लीफ तक जितने भी नोड्स थे उस पर्टिकुलर पाथ में अपन को वो नोड्स याद रखने हैं, कहीं ना कहीं अपन को स्टोर करना पड़ेगा और अपन को देखना पड़ेगा कि उनका क्या कोई अरेंजमेंट पैलिंड्रोमिक पेयर है या नहीं है। ठीक है, तो अपन को ये चीज़ तो समझ आ गई है। अपन नेक्स्ट से समझते हैं कि पैलिंड्रोमिक पेयर कैसे पता कर सकते हैं अपन। तो अगर लेट्स से मैंने कहीं पे कोई से मैप में या कहीं पे मैंने सारे के सारे नोट्स स्टोर करके रखे हैं और कितने नोट्स की कितनी अक्रेंसेस है मैंने वो स्टोर करके रखी है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो 2 तरीके की पैलिंड्रोमिक पेयर्स बनती है यूजुअली, है ना। एक होती है जिसके अंदर होते हैं इवन नंबर्स और एक होती है जिसके अंदर होते हैं ऑड नंबर्स। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, लेट्स से कि ये एक मिरर है, पैलिंड्रोम एक मिरर पे काम करता है और इसके इधर n नोड्स हैं और इसके इस साइड भी n नोड्स हैं। तो इसके अंदर होगी इवन नंबर्स, और इवन नंबर्स होगी तो हर एक पर्टिकुलर नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, है ना, हर एक पर्टिकुलर नंबर आएगा इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये अपन बोल सकते हैं कि ये बन गई है एक पैलिंड्रोमिक पेयर। सिमिलरली एक और टाइप की पैलिंड्रोमिक पेयर होती है जिसके अंदर एक बीच में होता है पाइवट जो मिरर में आता है ना। जैसे ये पाइवट पॉइंट है तो ये मिरर में आ जाता है। तो इसके आसपास जितने भी नोड्स है, जैसे लेट्स से इधर 4 नोड्स है, 1 2 3 4, तो इस साइड भी होंगे 4 नोड्स। तो ये 4 नोड के इक्वल होंगे। ऐसा हो सकता है कि ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 3 ये 4 है, ये 3 ये 4 है, बट बीच वाला नोड 10 है। तो इसमें क्या होगा ना, 2 इवन नंबर ऑफ टाइम्स अकर करेगा, इसका परसेंटेज 2 वुड बी इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। सिमिलरली सारे नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स ही अकर करेंगे सिवाय ये मिरर वाले, ये पाइवट वाले पॉइंट के, इस पॉइंट के, ये सिर्फ एक बार ही अकर करेगा। इसका मतलब है कि 2 तरीके के पैलिंड्रोमिक पेयर्स हो सकते हैं। एक के अंदर सबकी अकरेंसेस होगी इवन और एक पैलिंड्रोमिक पेयर के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर होगा जिसकी ऑड अकरेंस हो सकती है। जैसे कि लेट्स से अगर इस नोड की वैल्यू होती 1, इस नोड की वैल्यू होती 1
और यहाँ पे भी एक 1 होता, यहाँ पे भी एक 1 होता, तो 1 टोटल ऑफ ऑड 3 नंबर्स ऑफ टाइम अकर कर रहा है। यानी कि इसके अंदर एक नोड हो सकता है जिसका परसेंटेज 2 वुड बी इक्वल्स टू 1 होगा। इसका मतलब है कि एक नंबर है जो कि हो सकता है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहा हो, है ना, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहा हो, बट उसके अलावा बाकी सारे के सारे नोड इवन नंबर ऑफ टाइम्स ही अकर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें अपन को समझ आ गई है कि अपन को पैलिंड्रोम कैसे पता चलेगा, अपन को सिर्फ अकरेंसेस से, है ना, वो अपन को पता चल गया है। तो अपन को बेसिकली सीक्वेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन इनको शफल कर सकते हैं, क्योंकि अपन सूडो पैलिंड्रोमिक पेयर्स ढूंढ रहे हैं। ये वाली चीज़ भी अपन को समझ आ गई। तो इसलिए अपन को सीक्वेंस नहीं याद रखनी है, अपन को याद रखनी है टोटल नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ दोज नंबर्स, उन नंबर्स का कितना काउंट है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो एवरी नंबर, सो लेट मी ऐड अ टेक्स्ट हियर, है ना, अपन लिख लेते हैं जो भी अपनी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अभी तक अपन को समझ आई है। ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली 2 ऑब्जर्वेशन है जिनका अपन को ध्यान रखना है ना। ईच नंबर शुड अकर, हर नंबर जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर आ गया, इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर आ गया, तो इसका मतलब है कि वो जो पेयर है वो है पैलिंड्रोमिक पेयर। ठीक है, वो पेयर है पैलिंड्रोमिक पेयर। ये वाली चीज़ अपन को आ गई है समझ में। ऑलराइट, एक सेकेंड, या ओके। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है उसमें है कि सिर्फ एक पेयर है, वो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है तो वो एक पैलिंड्रोमिक। ठीक है, ओनली वन नंबर कैन अकर, ओनली वन नंबर और नो नंबर, या तो एक भी नंबर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आ रहा हो या सिर्फ एक नंबर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा हो, है ना, कैन अकर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिनका अपन को ख्याल रखना पड़ेगा। एक है कि सिर्फ एक नंबर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है, एक में एक भी नंबर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आ सकता है, और इवन की अपन को चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। अपन को सिर्फ ऑड नंबर कितने नंबर्स है जिनकी ऑड अकरेंस है उसकी चिंता करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो इसको अपन लाइन बाय लाइन समझेंगे कि अपन ने किया क्या है। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है कि अपन को कहीं ना कहीं अकरेंसेस स्टोर करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है कि अपन को कहीं ना कहीं पे अकरेंसेस को स्टोर करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक बना दिया है मैप, है ना, और मैप में अपन को पता है कि यार अपने पास टोटल वैल्यूज़ जो हो सकती है वो हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मैंने डायरेक्टली क्या किया है, मैप को 11 लेंथ दे दी है, ताकि लेट्स से अगर 0 बेस इंडेक्सिंग भी हो तो मैं मुझे कोई चिंता नहीं हो। वैसे तो मेरे को इसको सिर्फ 10 लेंथ ही देनी थी, 11 देने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट लाइक स्टिल मैंने 11 दे दी है लेंथ इसको। ठीक है, तो मैंने एक मैप बना दिया है। ऑल्सो उसके बाद में मैंने DFS कॉल कर दिया है, डेप्थ फर्स्ट सर्च कॉल कर दिया है मैंने इस खुद फंक्शन के अंदर, है ना, इस फंक्शन में मैंने डेप्थ फर्स्ट सर्च कॉल कर दिया है DFS। ठीक है, अपने पास मैप है। अब अपन को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो ये जो था अपने पास, अपन को पता कैसे चलेगा कि अपन आ गए हैं लीफ नोड पे। अपन को पता तब चलेगा जब उसका लेफ्ट नोड भी नल हो और तो और उसका राइट नोड भी नल हो, तब अपन को पता चलेगा। जैसे इस केस के अंदर सिर्फ एक नोड ही नल था, तो इस केस में अपन कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ लोगों के पास या कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ये होता है अपन कि क्या करते हैं, अपन जब नल पे जाते हैं, है ना, जनरली अपन क्या करते हैं, जो अपनी बेस कंडीशन होती है उसमें अपन ये नहीं लिखते कि राइट और लेफ्ट नोड नल हो। अपन जनरली क्या लिखते हैं बेस केस में कि जैसे ही मैं नल पे आ गया हूँ तो मेरे को मतलब आंसर मिल गया है, मैं नल पे आ गया हूँ मतलब मेरे को एक आंसर मिल गया है। बट इस केस में अपन वो नहीं कर सकते क्योंकि उससे 2 आंसर जनरेट हो जाएंगे। लेट्स से कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 3 3 स्टोर करके रखा था और मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। सिमिलरली वो काम यहाँ पे भी होगा कि 2 3 3 मैंने स्टोर करके रखा है और वो यहाँ पे आ गया है।
तो उसमें उस केस में क्या होगा, एक ये पेयर भी आ जाएगी, एक ये पेयर भी आ जाएगी, जो मैं चाहता नहीं हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया है। यहीं पे मैंने देख लिया है कि दोनों तरफ नल है, तो 2 3 3 जो पेयर थी वो यहीं के यहीं मैंने देख लिया है कि दोनों तरफ नल है। इसका मतलब है कि ये लीफ नोड है, और अगर ये लीफ नोड है तो 2 3 3 पेयर एक पैलिंड्रोमिक पेयर है, और यहाँ से मैं कर दूंगा रिटर्न 1। सिमिलरली यहाँ से मैं कर दूंगा रिटर्न 0, और इन दोनों का एडिशन होता है 1, तो वो मैंने कर दिया यहाँ पर रिटर्न 1। और सिमिलरली यहाँ से मैंने कर दिया ऊपर की तरफ रिटर्न 1, और ये मेरा टोटल आंसर आ गया है इससे 2। तो टोटल ऑफ 2 पैलिंड्रोमिक पेयर्स है हमारे पास। ठीक है, अब अपन आते हैं कोड की तरफ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक डीपी बनाई है जिसके अंदर मैं सबकी अकरेंसेस स्टोर करके रखूँ, है ना, सबकी अकरेंसेस स्टोर करके रखूँ। इसको अपन ड्राई रन भी करेंगे थोड़ी देर में, बट अभी के लिए अपन बस समझते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले मैं आया, मेरे पास है आंसर। अब मेरे पास आंसर क्यों है, क्योंकि मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी लेफ्ट नोड से आंसर आएगा, जो भी राइट नोड से आंसर आएगा, ठीक है, मुझे पता चलेगा कि यार जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में अपन ने क्या किया था, एक यहाँ पे अपन ने एक और एक्स्ट्रा केस बनाया था जिसके अंदर लेट्स से यहाँ पे होती है अगर मेरे पास 2 नोड है ना, तो उससे क्या होता ना, मेरे पास यहाँ से आता है एक आंसर 1 की एक पेयर बन गई है यहाँ पे, यहाँ से आता है एक आंसर 1, और यहाँ पे मैं इन दोनों का सम करता, और वो सम आता 2, और मैं रिटर्न करता 2 अपने पेरेंट नोड की तरफ, है ना। और ये चीज़ चलती रहती है। अगर लेट्स से ट्री बड़ा होता तो ऐसा होता कि ये सम पाइलअप होते होते बहुत बड़ी वैल्यू भी बन सकती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, लेफ्ट नोड को राइट नोड को एक पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर मैंने डाल दिया है, और उसको मतलब एक आंसर के अंदर डाल दिया, और मैं उस आंसर को कर रहा हूँ रिटर्न, ऐसा। तो मैं लेफ्ट कॉल और राइट कॉल से जो भी वैल्यू आ रही है उसको मैं मेरे आंसर में एड अप कर रहा हूँ। चलो ठीक है, चीज़ें समझ आ गई। ऑल्सो में अगर मेरा रूट नल पॉइंटर पे जा रहा है तो ये किस केस में जा सकता है, जिस केस में सिर्फ एक ही नल पॉइंटर हो। जैसे लेट्स से कि लीफ नोड पे तो अपन ने ख्याल रखा है कि लीफ नोड के नीचे वो जाए नहीं कभी भी, है ना। तो लेट्स से यहाँ पे था 3, तो ये लीफ नोड है, ये इसके नीचे कभी जाएगा ही नहीं, ये चीज़ तो अपन को गारंटी से पता है। बट जैसे ये 1 है, इसका सिर्फ एक नोड ही नल है, तो ये यहाँ पे कॉल कर सकता है, ये यहाँ पे कॉल कर सकता है, लेफ्ट साइड कॉल कर सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला कॉल ना काम का कॉल नहीं है अपने लिए, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से कर देंगे रिटर्न नल, है ना, मतलब यह रिटर्न 0। तो यहाँ से रिटर्न 0 कर देंगे क्योंकि इस साइड से अपन को कोई भी पेयर नहीं मिलेगी। तो क्या किया है अपन ने, यहाँ पे वही काम किया है कि अगर मैं नल पॉइंटर पे आ गया हूँ एनी हाउ, तो मैं कर दूंगा रिटर्न 0। तो अपन को ये वाली चीज़ भी आ गई है समझ में। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रूट ऑफ वैल्यू प्लस प्लस कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर की अकरेंसेस बढ़ा रहा हूँ। मुझे एक नंबर मिल गया है, लेट्स से सबसे पहले रूट पे 1 नंबर मिल गया है, तो मैंने मेरे मैप के अंदर 1 की अकरेंस 1 कर दी है कि मेरे पास 1 है। मुझे सबकी अकरेंसेस स्टोर करनी है ताकि मैं पता कर पाऊँ कि किसकी ऑड अकरेंस है, किसकी इवन अकरेंस है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अकरेंस प्लस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो करंट नोड है वो लीफ नोड है कि नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा, मेरा लेफ्ट नोड भी नल है, मेरा राइट नोड भी नल है, इसका मतलब है कि जो मेरा करंट नोड है वो है लीफ नोड। तो मैं इस कंडीशन के अंदर तभी आऊँगा जब मेरा करंट नोड होगा लीफ नोड। ठीक है, चलिए ये चीज़ भी अपन को समझ आ गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टोटल नंबर ऑफ ऑड काउंट निकाल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ ऑड काउंट निकाल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, मेरी जो भी मेरा मैप था, जिन जिन नंबर्स की जितनी भी अकरेंसेस, मुझे नंबर से मतलब नहीं, मुझे उनकी अकरेंसेस से मतलब है। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है कि अगर उसका परसेंटेज 2 इज इक्वल्स टू 1 है। मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसमें क्या होगा ना कि अगर परसेंटेज 2 एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो ट्रू होगा और मेरा ऑड प्लस प्लस हो जाएगा। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कितने नंबर है जिनकी अकरेंसेस ऑड है। इस स्टेटमेंट से मुझे पता चल जाएगा कितनी नंबर है जिनकी अकरेंसेस ऑड है। तो अपन को बेसिकली यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया है। आप किसी और तरीके से निकाल सकते हो कि हर नंबर की अकरेंसेस ऑड कैसे है, वो अपन को कैसे पता चलेगा, है ना। तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, वहाँ से अब आप जितनी भी अकरेंसेस है उसमें कितने नंबर्स ऑड आ रहे हैं आपको बस वही निकालना है। ठीक है, तो मैंने वो निकाल लिया, जितने नंबर है उनकी अकरेंसेस ऑड है वो निकाल लिया मैंने। ठीक है, ये वाली चीज़ तो हो गई डन, मैंने निकाल लिया कितने ऑड है। ऑल्सो मैंने क्या किया है, अभी मैं करंट नोड पे आ गया हूँ, तो एक और चीज़ का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, वो जैसे ये जो है, ये वाली जो लाइन है, ये मैं फ्यूचर में समझाता हूँ। जब अपन ड्राई रन करेंगे तब मैं समझाता हूँ ये मैंने क्यों लिखी है। सिमिलरली ये वाला स्टेटमेंट भी मैंने क्यों लिखा है, ये मैं जब अपन ड्राई रन करेंगे तब समझाता हूँ मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, ओके। तो अपन ने क्या देखा है सिंपली कि अगर ऑड अकरेंसेस है तो अपन को रिटर्न करना है 1, नहीं तो रिटर्न करना है 0, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर ऑड अकरेंस है मतलब कि मुझे एक पेयर मिल गई है पैलिंड्रोमिक, ऑड अकरेंस लेस देन या इक्वल्स टू 1 है तो मुझे एक पैलिंड्रोमिक पेयर मिल गई है। अगर उससे ज़्यादा है, अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो पैलिंड्रोमिक पेयर नहीं है,
दो नंबर है जो कि ऑड टाइम्स अकर करे हैं, जैसे कि एक अपना ये वाला केस था 231 वाला केस था, इसके अंदर दो नंबर थे जो कि ऑड टाइम्स अकर कर रहे थे। ये 231 वाले केस में 231 तीनों के तीनों नंबर ऑड टाइम्स अकर कर रहे थे। तो मल्टीपल नंबर्स की अगर ऑड टाइम ऑकरेंस है तो इसका मतलब है कि वो पैलिंड्रोमिक पेयर नहीं बन पाएगी। तो उस केस में अपन रिटर्न 0 कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। और आखिरी में अपन ने बस आंसर को एडिट कर करके अपन ने रिटर्न आंसर कर दिया है, सिंपल एज दैट। अगर मैं लीफ नोड पे आ गया हूँ तो मुझे लेफ्ट और राइट में कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सीधे मैंने अंदर ही इस इफ स्टेटमेंट के अंदर ही अपन ने सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया है। चलिए ये चीज़ें समझ आ गई। अब मैं यहाँ पे वैल्यू माइनस माइनस क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ अपन समझते हैं एक ड्राई रन से, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये सारे अननेसेसरी स्टेटमेंट हटा देता हूँ यहाँ से। ऑलराइट, अब अपन करेंगे इसका ड्राई रन, इसको भी मैं अभी के लिए कर देता हूँ डिलीट। ओके, तो इस साइड था 3, ठीक है, इसको लिखता हूँ मैं ऐसे 3। ऑलराइट, ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई है। अब अपन करते हैं इसको ड्राई रन, ठीक है। सबसे पहले मैं लीफ नोड पे हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन एक स्टोर कर लेंगे कि 2 की अकरेंस है 1। अपन कॉल करेंगे लेफ्ट में, अपन कॉल करेंगे राइट में। सबसे पहला कॉल होगा लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या हो गया, अब हो गई 2 की अकरेंस है 1, 3 की अकरेंस है 1। क्या ये लीफ नोड है, अपन ने चेक किया, नहीं है। तो अपन ने क्या किया, पहले कॉल किया लेफ्ट में, 2 की अकरेंस है 1, 3 की अकरेंस है 1, 2 की अकरेंस है 1, 3 की अकरेंस हो गई है 2, 3 की अकरेंस हो गई है 2। अपन ने आते से ही क्या किया, 3 की अकरेंस अपने मैप में कर दिया प्लस प्लस, तो 3 की अकरेंस हो गई है 2। ये चीज़ हुई, मैंने देख लिया कि लीफ नोड है, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी नल है, इसका राइट हैंड साइड भी नल है। इसका मतलब है कि ये है लीफ नोड। जैसे लीफ नोड पता चला, मैंने इसके अंदर देखा कितने नंबर है जो जिनके ऑड अकरेंसेस है। तो ऑड अकरेंस इस केस में सिर्फ एक ही नंबर की है, वो है 2। मुझे नंबर से मतलब नहीं है, मुझे अकरेंसेस से मतलब है कि ऑड कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। एक टाइम ही आ रहा है, इसका मतलब है कि एक पैलिंड्रोमिक पेयर है। ये ऊपर की तरफ रिटर्न करेगा 1, ये ऊपर की तरफ रिटर्न कर देगा 1, जो कि ये आंसर, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको एक पेयर मिल गई है, इसने ऊपर की तरफ रिटर्न कर दिया है 1। ऊपर की तरफ रिटर्न 1 किया है। ऑल्सो मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी, मुझे 3 की अकरेंस हटानी पड़ेगी, क्योंकि अपन ने क्या किया है ना, अपन ने बेसिकली ये वेक्टर को बाहर रखा है, ये वेक्टर को बाहर रखा है। बाहर मतलब कि मैं वापस से रिटर्न भी कर दूंगा ना, पर ये 3 की अकरेंस जाएगी नहीं। ये 3 की अकरेंस तो निकालनी पड़ेगी ना, ये 3 का काम हो गया है अपना। तो ये 3 की अकरेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया है ना, अब मैप तो अपने पास एक ही है, मैप तो अपने पास एक ही है। लेट्स से कि ये है अपना मैप। इस मैप को अपन क्या करते हैं ना, यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। लेट्स से ये अपना मैप है, ठीक है। अब मैं ये वाले नोड पे आया हूँ, तो ये वाले नोड पे आने के लिए मैंने ये वाला नोड छोड़ दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा 3 के पास, मैं उसकी एक अकरेंस कम कर दूंगा। उसकी एक अकरेंस मैंने कम कर दिए, 3 और 1 कर दिए। मैं यहाँ पे आया, मैं गया राइट में, राइट में जाते से मैंने क्या किया, मैंने 1 की अकरेंस बढ़ा दी, मैंने 1 की एक अकरेंस बढ़ा दी। अब ये लीफ नोड है, मैंने चेक किया कितने नंबर है जिनकी ऑड अकरेंसेस है, 3 नंबर है, जो कि होता है 1 से ज़्यादा। उस केस में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से सिंपली रिटर्न 0 कर दूंगा। मेरे को यहाँ पे राइट और लेफ्ट में कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ से सिंपली रिटर्न 0 कर दिया है। 3 पे आया, 3 ने कॉल किया था राइट और लेफ्ट में, है ना। इस स्टेटमेंट में अपन ने कॉल किया था राइट और लेफ्ट में, और अपन ने क्या किया, उन दोनों का आंसर में ऐड कर लिया और अपन ने अपने आंसर को रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पे इन दोनों का सम जो कि होता है 1 अपन ने रिटर्न कर दिया है। रिटर्न करने से पहले अपन ने क्या किया है, रूट वैल्यू को डिक्रीज किया है। इसका मतलब है कि अपन ने 3 को भी डिक्रीज कर दिया है ना। यहाँ पे रिटर्न ये 1 में जब अपन ने रिटर्न किया था तब अपन ने 1 को डिक्रीज किया कि अब 1 की अकरेंस नहीं है अपने मैप में। जब ये 3 से रिटर्न करेंगे तो अपन 3 को भी डिक्रीज कर देंगे, 3 की अकरेंस नहीं है अपने मैप में। अभी अपन स्टैंड कर रहे हैं अपने रूट पे, और अपन अपने मैप में देखेंगे तो मैप के अंदर भी 2 की अकरेंस 1 है, जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक है। जैसे ही मैं राइट नोड पे आया, मैंने राइट नोड पे, अब मैं मेरे राइट नोड पे कॉल करूँगा, मैंने राइट नोड पे आया तो मैंने यहाँ पे वापस से क्या किया, 1 की अकरेंस बढ़ा दी, 1 की अकरेंस बढ़ा दी। मैंने देखा क्या मैं लीफ नोड हूँ, नहीं। सबसे पहले कॉल मैं करूँगा लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल किया, इसको मिल गया नल। इसके लिए भी अपन ने एक बेस केस लिखा है कि अगर उसको मिल जाए नल पॉइंटर तो अपन क्या कर देंगे, अपन यहाँ से सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न 0। तो इस साइड से तो इसको 0 मिल गया है, लेफ्ट हैंड साइड से 0 मिल गया है, फिर वो राइट हैंड साइड पे कॉल करेगा। जैसे ही राइट हैंड साइड पे मैं कॉल करूँगा, मुझे एक और 1 मिला है, मैं यहाँ पे मेरे 1 की अकरेंस बढ़ा दूंगा। मैंने कर दी 2, मैंने मेरे 1 की अकरेंस बढ़ा दी, मेरे को मिल गया है 2, ठीक है।
क्या ये लीफ नोड है? हाँ ये लीफ नोड है। तो यहाँ पे कितने नंबर है जिनकी अकरेंस ऑड है? वो एक ही है ना? तो अगर एक नंबर या 0 नंबर की अकरेंस ऑड हो, मतलब कि मुझे मेरा आंसर मिल गया लीफ नोड पे, तो मैंने यहाँ से कर दिया रिटर्न 0, ऊपर की तरफ मैंने कर दिया रिटर्न 0, सॉरी रिटर्न 1, मतलब मुझे एक पेयर मिल गई रिटर्न 1, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस राइट हैंड साइड पे जो भी सम आएगा मैं उसको रिटर्न करूँगा। उससे पहले मुझे ये करना है, रिटर्न करने से पहले मेरे को ये 1 की अकरेंस कम करनी है ना? तो मैंने क्या किया, 1 की अकरेंस कम कर दी है। तो आप देखोगे मैंने 1 की अकरेंस कम करके यहाँ पे रिटर्न करा है, तो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और मेरे मैप के अंदर भी सही चीज़ ही स्टोर्ड है कि 1 की 1 अकरेंस, 2 की 1 अकरेंस, है ना? तो ये आया, मैंने क्या किया, इन दोनों का सम लिया, उसको रिटर्न किया, 1 को रिटर्न किया मैंने। ऑल्सो 1 को रिटर्न करने से पहले ये 1 की अकरेंस हटा दी मैंने मेरे मैप पे से, तो अभी सिर्फ 2 की अकरेंस 1 है, और अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और सिर्फ 2 की अकरेंस 1 है, तो मतलब सही है, अपना मैप एकदम सही चीज़ स्टोर कर रहा है ना? जो जिस भी पाथ की वैल्यू स्टोर कर रहा है वो सही स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा, मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूँगा, 1 + 1 रिटर्न कर दूंगा मैं, तो आंसर है 2। जो मैं ऊपर जिसने मेरे को कॉल किया है मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, वो रिटर्न करने से पहले अगेन मैं मेरे 2 की अकरेंस 0 कर दूंगा। तो रिटर्न करने के बाद मेरे मैप में सारे एलिमेंट्स की अकरेंस 0 हो गई। इसका मतलब है कि मैप एकदम सिंकली चल रहा है, कि मैं लेट्स से अगर मैं ये वाले पाथ से ये वाले पाथ तक आया हूँ, मैंने इतना ट्रैवल किया है, तो मेरा मैप इन सब की अकरेंस स्टोर करेगा। अगर मैं वापस चले जाता हूँ, अगर मैं यहाँ से वापस चले जाता हूँ इस नोड पे, तो मेरा मैप इसको हटा देगा, मेरे मैप के अंदर ये वैल्यू हट जाएगी, इसकी एक अकरेंस हट जाएगी, क्योंकि अब मैं ये वाले नोड पे हूँ ही नहीं ना, ये मेरे टोटल पाथ के अंदर है ही नहीं। मेरे को इस पाथ पे ट्रैवल करना है, तो मुझे 3 की अकरेंस स्टोर करके नहीं रखनी है, ठीक है। ये वाली सब चीज़ अपन को समझ आ गई है कि अपन ने यहाँ पे डिक्रीज भी क्यों किया है, आते से ही अपन ने उसकी अकरेंस इंक्रीज क्यों करी है, अपन जा रहे हैं तो उसकी अकरेंस डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, इन दोनों जगह पर। तो ये है इसका सल्यूशन, ये है और इसका कोड। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। ऑल्सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।